Hey everyone, welcome back to Thinker, where we don't just learn, we understand deeply. Today, we're going to break down today's topic in the simplest and clearest way possible. If you're new here, hit subscribe and turn on the bell so you never miss any educational video. Let's dive right in. So, आज हम डे 4 में आ गए हैं और आज हम देखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स एंड इक्वेशंस। ओके, इसमें हम देखेंगे पहले डिस्टेंस फार्मूला। ओके, डिस्टेंस फार्मूला जो कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला में अभी देखिए तो मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका डिस्टेंस हमको ढूंढना है। ओके, एक नंबर दिया गया है, मान लेते हैं एक ए है जिसका पॉइंट है जहाँ पे Z1 है उसका कॉम्प्लेक्स वैल्यू एंड बी जहाँ पे Z2 है उसका कॉम्प्लेक्स वैल्यू। ओके, और हमको इसको बताना है। अब देखिए कि यदि मैं एक लाइन ऐसे खींचूं और मैं बोलूंगा कि ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है और मैं बोलूंगा ये वाला Z1 है ये वाला Z2 है, मतलब इसका मतलब क्या है? यदि ये एक्स एंड वाई एक्सिस है तो मैं इस तरह इसको समझा सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है वो है Z1 और थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। ओके, अब ठीक है। हाँ, सो एंड यहाँ से जो लाइन गया है और एक ठो ओके यहाँ से तो हमारा Z2 है, मतलब ये जो है ये हमारा Z1 है और ये हमारा Z2 है। ठीक है, तो इसी को समझाता है वो। क्लियर है? सो यदि मैं बोलूं कि AB का वैल्यू क्या होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 का मॉड। ओके, तो ये उसका वैल्यू है। जैसे कि आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं। मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ओके ए दे दिया है 2 + 3i एंड बी दे दिया है 5 - i। ओके, अब ए बी का वैल्यू कितना होगा? ऑब्वियसली आप इसी फॉर्मूला डाल देंगे, है ना। तो बी को लेते 5 - i एंड माइनस 2 + 3i। ओके, और इसको सॉल्व कर देते। सो ए बी का ए बी रहा और उसके आगे हम इसको एक एक करके सॉल्व कर कि 5 को 2 के साथ, मतलब 5 - 2 एंड माइनस आई है यहाँ पे तो प्लस -i एंड -3i। ओके, अब इसको सॉल्व करने से कितना आएगा हमारा 3 और ये कितना आ जाएगा 4, तो प्लस -4i ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब याद रखिए हम इसको मॉड करना चाहते हैं, मतलब मॉड का मतलब क्या है? यदि मैं लिखूं ए बी तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो आपको यहाँ मिल गया होगा दैट इज 25 एंड द वैल्यू इज 5, सो द डिस्टेंस इज 5। ओके, तो इस तरह हम दिखा सकते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है जो ऐसे समझा जा सकता है। याद रखिए हम लोग यहाँ पे कौन सा प्लेन लिए हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन लिए है। ओके, नाउ सिमिलरली जैसे हम डिस्टेंस फार्मूला निकाल पा रहे हैं, सेक्शन फार्मूला बता सकते हैं। ओके, देखिए सेक्शन फार्मूला के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन फार्मूला। ओके, अब सेक्शन फार्मूला में हमारे पास दो पॉइंट है, फिर से वही ए एंड बी ले लेते हैं। ओके, एक लाइन यहाँ से खींच दिए, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी और ए पॉइंट का नाम दे दिया हम Z1 एंड बी पॉइंट का नाम दे दिया हम Z2। ओके, अब वो बोल रहा है कि मान लेते हैं एक पॉइंट है जहाँ पे m है और यह n है, तो हम इस तरह इसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग सेक्शन का मतलब समझ रहे होंगे। ओके, तो इसे तोड़ा जा रहा है। तो अब इसको हम कैसे दिखाएं? तो सिंपल सा बात है, ये पॉइंट जो p है इसका वैल्यू मान लेते हैं z है। ठीक है, और ये दोनों m/n है, मतलब p / pb इज इक्वल टू m / n है। ओके, ऐसे। सो अब इसको हम कैसे लिखें? ओके, तो याद रखें इसका सिंपल तरीका है, ये जो z है z इज इक्वल टू m Z2 प्लस n Z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, सिमिलर कंडीशन है। यदि आप इस चीज को देखें, कोई एग्जांपल ले सकते हैं, तो वही Z1 को ले लेते हैं 1 + i, Z2 को ले लेते हैं 4 + 7i, ऐसे कुछ, और रेशियो दे लेते हैं m/n इज इक्वल टू 2:1। ओके, ऐसे कर देते हैं। देन z इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला लेंगे, कुछ अलग नहीं है। ओके, सो 2 × 4 + 7i देन प्लस 1 × 1 + i divided by 2 + 1. Okay, so you have 4 to the 8 plus 1, 7 to the 14 i plus i. Okay, divided by 3. अगेन इसको यदि सॉल्व कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 8 + 1 9 प्लस 15 i डिवाइडेड बाय 3 और 9/3 प्लस 15/3 i और 3 + 5i। ओके, तो हम इस तरह इसको दिखा पाए। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल हम लिए यहाँ पे सेक्शन फार्मूला को दिखाने के लिए। चलिए और फार्मूलेज को देख लेते हैं, और भी जितने प्रकार फार्मूलेज है, जैसे कि हम लोग देखने जा रहे हैं अभी कंडीशंस फॉर 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उसके ऊपर क्या क्या रहेगा। ओके, सो द पॉइंट इज अबाउट कंडीशंस फॉर 4 नॉन कोलिनियर points such as, let's say, A is Z1, B is Z2. Come on. Okay.
B is Z2, then C is Z3 and D is Z4। ऐसे है, ये 4 पॉइंट को दिखा रहा है या 4 वर्टिसेस को समझा रहा है। तो उसमें हम 4 नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है, वो कुछ सिमेट्री को दिखाएगा। तो क्या क्या सिमेट्री हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारा हम बता पाएंगे। ठीक है, अब इनमें से किसी को भी ले लेते हैं। ओके, मान लेते हैं हम लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा चीज बताना भूल गया मैं, ये याद रखे, ये m/n है। ओके, यदि ये मिड पॉइंट होता तो ये m/n की जगह क्या हो जाता है 1:1, क्योंकि दोनों सेम होता है। ओके, तो ये मिड पॉइंट में खाली इतना करना है, सब सेम है, ये 1 1 लिख देना और यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा। ओके, तो ये मिड पॉइंट का जस्ट थोड़ा सा फर्क रहता है। ओके, अब कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि चलिए ले लेते हैं पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, पहले बात तो उनका जो डायगोनल है बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ओके, तो डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, यदि मैं एक पैरेललोग्राम ऐसे बनाऊं और यहाँ से एक लाइन खींच दिया और यहाँ से एक लाइन खींच दिया, तो ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ऐसा है, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक नेमिंग कर देते हैं, ए जो है Z1, बी जो है Z2, सी जो है Z3 एंड डी जो है Z4। ओके, अब फर्स्ट मैं इसका कंडीशन लिख दे रहा हूँ कि पैरेललोग्राम में होता क्या है, हम दिखाते क्या है कंडीशन पैरेललोग्राम में। ओके, द कंडीशन इज diagonals bisect each other। ओके, डायगोनल बाइसेक्ट करता है अपन दोनों को। ओके, इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि एससी और बीडी का मिड पॉइंट कौन है, यहाँ पे ये है उसका मिड पॉइंट। ओके, चलिए इस मिड पॉइंट का कुछ नाम भी दे सकते हैं, लेट इट मिड पॉइंट इज एम, ऐसे जस्ट हम नेमिंग कर दिए। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये जो मिड पॉइंट है, जो डायगोनल है, इससे कैसे हम पता कर सकेंगे, मतलब दोनों सेम होना पड़ेगा ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये जो पूरा वैल्यू है एसी से, सो तो मिड पॉइंट है एम एसी का और मिड पॉइंट है एम बीडी का भी, है ना। तो इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला डाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं कि आपको क्या करना है, नीचे में 1 + 1 2 कर देंगे। ठीक है, तो मैं पहले एसी के लिए लिख दे रहा हूँ। फॉर एसी हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एसी कि ये पॉइंट का नाम देते हैं जेड। ओके, सो जेड इज इक्वल टू हाफ Z1 + Z3 and similarly for BD, okay, Z is equal to half Z2 + Z4। ओके, तो ये इसका कंडीशन रहेगा। तो अब क्या करें, अब जानते हैं एम तो दोनों के लिए सेम है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देन हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ Z1 + Z3 इज इक्वल टू हाफ Z2 + Z4। ओके, सो यहाँ पे हाफ कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, सो द आंसर इज Z1 + Z3 इज इक्वल टू Z2 + Z4। तो ये हमारा कंडीशन रहा पैरेललोग्राम के लिए। ओके, यदि ऐसे होता है तो समझ जाना है वो पैरेललोग्राम है। क्लियर? अब चलिए इसी तरह हम और एक पार्ट को आते हैं, ऐसे और एक सिमेट्री में आ जाते हैं। चलो रोम्बस करते हैं। ओके, रोम्बस। ओके, रोम्बस। रोम्बस में हमारा कंडीशन क्या है, it is also a parallelogram। okay, so diagonal bisect and adjacent sides are equal in length। okay, parallelogram में वो नहीं होता है, मतलब ऐसे होता है कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, बट एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होते हैं, समझ गए, वो भी बाइसेक्ट करता है बीच में। ओके, तो इसका 2-3 पॉइंट हम लिख सकते हैं कंडीशन में। इट इज द डायगोनल्स बाइसेक्ट and adjacent sides are equal in length and it looks like a parallelogram। यदि हम इसको नहीं बोलेंगे तो लगेगा, कोई बोलेगा अरे ये भी तो हो सकता है ना, स्क्वायर भी हो सकता है। तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऐसे दिखता है। ओके, बट पैरेललोग्राम तो टेढ़ा आता है ना, ये टेढ़ा रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम डायग्राम बना दे ऐसे, तो चारों तरफ इक्वल है, यहाँ पे सब तरफ इक्वल है। ठीक है, और नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी एंड यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, दिस इज बी एंड डी एंड दिस इज ए एंड सी, और यहाँ ये 90 डिग्री कर रहा है। ठीक है, दिस इज Z1, दिस इज Z2, ये हो गया Z3 एंड ये हो गया Z4। ठीक है, ऐसे 4 पॉइंट हमारे रह गया। अब इसमें हम क्या क्या दिखाएंगे, पहले तो हम दिखाएंगे कि ये बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट मान लो बीच वाला पॉइंट का नाम देते हैं M। ओके, सो जब बाइसेक्ट ही करता है तो फॉर्मूला तो ऊपर में बनाया गया है, अभी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं Z1 + Z3 इज इक्वल टू Z2 + Z4। ओके, सो फॉर
डायगोनल बाइसेक्शन क्या दिखा सकते हैं हम यहाँ पे कि Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z4। ओके, फर्स्ट पॉइंट। एंड एडजेसेंट साइड इक्वल। अब एडजेसेंट साइड मतलब कोई भी दो साइड ले लेते हैं, है ना। तो फॉर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, फॉर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इसमें क्या होगा, चलिए हम किसी भी एक को ले लेते हैं। ओके, मान लेते हैं AD इज इक्वल टू AB, ऐसे लिख दिया। तो AD का वैल्यू क्या है, AD को हम दिखा सकते हैं ऐसे कि मॉड Z4 माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2 माइनस Z1। ओके, जैसे हम किए थे डिस्टेंस फॉर्मूला, उसी डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग इसको समझा पाए। क्लियर। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं, और एक पॉइंट में आ जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये रोम्बस हो गया। ओके, स्क्वायर में आ जाते हैं। ओके, सो स्क्वायर में क्या होता है, पहला तो इसका भी कंडीशन को देख लेते हैं। पहले कंडीशन देखिए, कंडीशन में इट इज लाइक ए रोम्बस बट इट इज ऑल्सो रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल की तरह सीधा रहता है, उसका वर्टेक्स में 90 डिग्री होता है, एंड रोम्बस की तरह चार तरफ इक्वल भी होता है। ओके, और उनका जो डायगोनल होता है वो भी बाइसेक्ट करते हैं। एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल और डायगोनल आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आ गया। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से हम देखें, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, डायगोनल्स जो होता है वो बाइसेक्ट करता है। तो चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे ना। ये मान लेते हैं हमारा एक स्क्वायर है, सो A B C एंड D, और यहाँ पे A क्या है Z1, B क्या है Z2, C क्या है Z3, D क्या है Z4। ओके, तो अब यहाँ पे लाइन खींचते हैं हम ऐसे ऐसे, तो ये हमारा 90 डिग्री। ठीक है, और दोनों साइड ये डायगोनल भी इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट तो करते ही है, एम पॉइंट में इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे द डायगोनल्स आर बाइसेक्ट। ओके, फॉर द डायगोनल्स SC and BD bisect each other, देन वही मिड पॉइंट कंडीशन ले लेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या होगा, Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z4। ओके, अगेन सेकंड पॉइंट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका जो साइड्स है, एडजेसेंट साइड, वो सब इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, या AD इज इक्वल टू AB। सो AD का वैल्यू क्या है, Z4 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। सिमिलरली और क्या हो सकता है, उसका जो टू डायगोनल होता है वो दोनों इक्वल होते हैं। ओके, तो दोनों डायगोनल को भी बना देते हैं ना। सो द टू डायगोनल्स are equal, so that is हम ये बता सकते हैं कि SC इज इक्वल टू BD। ओके, सो SC इज इक्वल टू BD। सो SC की जगह क्या लिख सकते हैं मॉड Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड BD में क्या था, Z4 था, हाँ, Z4 माइनस Z2। ओके, तो इस तरह हम इसका हर एक पॉइंट को स्क्वायर को भी समझा पाए। क्या, अब चलिए इसके आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। सो अब स्क्वायर बन गया है, तो चलिए और एक ऐसे आप अपने से ट्राई करिएगा रेक्टेंगल का। ओके, मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ट्राई फॉर रेक्टेंगल। ओके, कंडीशन लीजिए, कंडीशन के हिसाब से आप इसको बनाइए, देखिए कि होता है कि नहीं। ओके, चलिए इसी तरह हम लोग थोड़ा इस तरह सोचते हैं कि सेंट्रोइड कैसे मतलब सेंट्रोइड का क्या फॉर्मूला हो सकता है, ऑर्थो सेंटर का क्या होगा, सर्कम से सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल उसका क्या होगा, इस तरह चीजों को हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट और एक पॉइंट को देखते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के ऊपर हम काम करेंगे, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो पहला बात है, ट्रायंगल में यदि हम सेंट्रोइड देखते हैं तो उसमें कंडीशन क्या होता है कि उसका जो पॉइंट्स है, मतलब क्या है, मैं आपको एक बार डायग्राम करके दिखाता हूँ जिससे समझ में आएगा। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन गया इस तरह, यहाँ से एक लाइन गया इस तरह, और एक यहाँ से, याद रखिए जो भी लाइन जाएगा ना वो उस चीज को दो भाग में तोड़ेगा। ठीक है, बाइसेक्ट करेगा ऐसे। अब ये क्या चीज है, बाइसेक्ट करेगा मतलब मान लीजिए मैं इसका नेमिंग करता हूँ, पहले ABC है, ये साइड इसके साथ इक्वल है। ओके, ये इसके साथ इक्वल है। ओके, और ये इसके साथ इक्वल है। ठीक है, ये है, यही बोल रहा था मैं। ओके, और हमको ये जेड निकालना, ये पॉइंट निकालना है। ठीक है, चलिए मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ DE एंड F। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह ये जेड निकाला जाएगा सेंट्रोइड के हिसाब से। ओके, तो पहला बात है सेंट्रोइड का सिस्टम क्या है, कि जो मतलब
हम कैसे जानेंगे कि सेंट्रोइड है? ओके, तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसको आई थिंक क्लास 9 में एक बार सुने होंगे कि ओके, पहला बात तो इसका नेमिंग भी कर देता हूँ ना, दिस इज Z1, ऑलरेडी मैं ऊपर में बताया था, फिर भी ये 3 पॉइंट हो गया ना, इसलिए Z3। ओके, ऐसे मैं Z1 Z2 Z3 लूंगा, ठीक है। तो सेंट्रोइड पाने का तरीका है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कंडीशन। कंडीशन क्या है कि द पॉइंट ऑफ concurrency of the medians, okay, and it divides each median in a 2:1 रेशियो। इसका मतलब है ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो 2 है तो ये 1 है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है 2 है तो ये 1 है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है 2 है तो ये 1 है, ठीक है। इस तरह का रेशियो में ये रखता है, ठीक है। तो यदि 2:1 है तो पाना बहुत ईजी है, देखा जाए तो। मान लेते हैं हम इसका नाम देते 2, इसका नाम देते 1, तो इसको दे देते m और इसको दे देते नाम n। ओके, अब हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले सेक्शन फॉर्मूला, तो ये Z1 तो है, ये पॉइंट को ढूंढना है। अब ये पॉइंट को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हम कैसे लिख सकते हैं इसको? ऐसे लिख सकते हैं कि Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय क्या होगा इसमें 2 होगा, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मीडियन के ऊपर मिड पॉइंट के ऊपर ऐसे ही लिखे थे, है ना। तो ये उसका मिड पॉइंट ही है, क्लियर। तो इसलिए हम ऐसे लिखे। तो अब ये पॉइंट मिल गया, ये भी पॉइंट मिल गया, तो अगेन सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या है, Z इज इक्वल टू, अब 2 को इसके साथ इंटू कर देंगे, 2 इंटू Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू Z1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। ऑब्वियसली 2 कट गया तो बचा क्या, Z1 Z2 Z3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय। तो इस तरह हम लोग किसी भी सेंट्रोइड को निकाल सकते हैं, यही तरीका है निकालने का। ओके, सो आई होप समझ में आया होगा अभी। अब सेंट्रोइड तो हो गया, इसी तरह चलिए और एक पॉइंट को आते हैं हम लोग, इन सेंटर। ये हो गया, ओके, इन सेंटर। ओके, अब इन सेंटर क्या है पहले बात मैं बता दे रहा हूँ। ओके, यदि मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल ऐसे रखा हुआ है, ओके, और ये ट्रायंगल में एक लाइन मैं यहाँ से डाल रहा हूँ। अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे जितना एंगल होगा यहाँ पे उतना एंगल होगा। ओके, सिमिलरली और एक लाइन में यहाँ से डाल दे रहा हूँ, यहाँ से डाल दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे उतना ही होगा, एंड और एक लाइन में यहाँ से डाल दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ आपको जो दिख रहा है ये दोनों एंगल भी सेम होगा। तो इन सेंटर को मैं यदि आई जेड से डिनोट करूँ, दिस इज आई जेड। ओके, और ये ABC वही ABC Z1 Z2 Z3, अगेन ये क्या होगा DEF। अब यदि ऐसा है सो IZ जो है ये किसी ट्रायंगल का जो पॉइंट, जो बीच का पॉइंट है उसके बात करें, और यहाँ पे इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल होता है। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल मतलब एंगल्स को इक्वली तोड़ता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम इन सेंटर बोल रहे हैं, तो इसको भी उसी मेथड से करेंगे जो मेथड अभी हम देखे थे। ओके, बोले कि मतलब ये है कि यहाँ पे भी हम जो भी डिस्टेंस रहेगा वो A/B के हिसाब से हम करेंगे। ओके, मान लीजिए A/B है, कोई भी मेथड से हम इसको देख सकते हैं। तो याद रखिए इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो द फॉर्मूला इज Z इज इक्वल टू AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। तो इस तरह हम इन सेंटर को दिखा सकते हैं। ओके, अब बोले ये A क्या है, ये छोटा A क्या है, B क्या है, C क्या है, वो तो हमें कुछ मालूम नहीं। ओके, A का मतलब है Z3 माइनस Z2। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए ये जो A है ना, यहाँ इस जगह में लिख रहा हूँ, ये जो A है वो क्या है Z3 माइनस Z2, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। हाँ, ये वाला पार्ट को Z3 माइनस Z2। ओके, तो जो दूरी है, ये जो A है ना उसके सामने वाला साइड को हम बोले स्मॉल a, ठीक है। ये जो B है ना, ये सामने वाला साइड को B बोले स्मॉल b, और ये जो सामने वाला साइड को स्मॉल c, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी को हम A बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है Z3 माइनस Z2 का मॉड, डिस्टेंस फॉर्मूला। सिमिलर बोले से B का भी ऐसे करेंगे, हाँ B का भी ऐसे करेंगे। क्या करेंगे बताइए, कर सकते हैं Z3 माइनस Z1 का मॉड, है ना। C का भी ऐसे करेंगे, C भी ऐसे होगा, क्या होगा Z2 माइनस Z1 का मॉड। तो इस तरह हम इसको दिखा सकते हैं, क्लियर। ओके, चलिए और देख लेते हैं इसके आगे और एक पॉइंट है सर्कम सेंटर। ओके, पॉइंट है सर्कम सेंटर। तो ये सर्कम सेंटर मतलब क्या है, देखिए सर्कम सेंटर यदि हम देखें एक ट्रायंगल ABC,
जैसे कि एक छोटा डायग्राम बनाने से पता चल जाएगा। एक डायग्राम ऐसे बना दे रहा हूँ। मान लेते एक ट्रायंगल है, ये ए है जो Z1, ये बी है जो Z2, ये सी है जो Z3 है। तो सर्कमसेंटर का मतलब ये है कि एक लाइन जो हर एक साइड को 90 डिग्री से तोड़ता हो। 90 डिग्री तोड़ता मतलब ये देखो, ये 90 डिग्री कर दिया इसने, ये हो गया 90 डिग्री इसका, ठीक है। अब इसमें भी देखिए एक लाइन ऐसे खींच देते हैं जो 90 डिग्री कर दिया, हो गया, सॉरी, दो भाग में तोड़ता हूँ ना, इक्वली टू दो भाग में तोड़ता हूँ, ठीक है। और एक लाइन ऐसे कर दिया मैंने, ओके, ऐसे। तो उस चीज को, ठीक है, अब ये भी 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम दे देते इसका एस जेड, ऐसे ही नाम दे देते। तो जहां पे अब देखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता हो, जो पॉइंट में जुड़ता है उसको हम बोलते हैं सर्कमसेंटर पॉइंट, ओके। और उसी का भी फॉर्मूला हम एक इस तरह लिख सकते हैं। ये ओरिजिनली एक अलग तरीके से लिखा था, डिटर्मिनेंट्स मेथड से करते हैं, बट हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, ये है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू Z1 इंटू साइन 2A प्लस Z2 इंटू साइन 2B प्लस Z3 इंटू साइन 2C डिवाइडेड बाय साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C, ओके। ये उसका फॉर्मूला है। ये ओरिजिनली ये फॉर्मूला कुछ और तरीके से आया है, ओरिजिनली डिटर्मिनेंट्स मेथड से बनाया गया है, बट आप इसको याद रखने से हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सर्कमसेंटर का कंडीशन, नीचे लिख दे रहा हूँ ना, जगह ठीक नहीं हो रहा, इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ओके, परफेक्ट। सो ओके, तो ये था हमारा सर्कमसेंटर का कहानी। अब आ जाते हैं उसके बाद का और एक, जिसमें हम देखने जा रहे हैं ऑर्थो सेंटर, ओके। पॉइंट है हमारा सर्कमसेंटर तो हो गया, अब आते हैं ऑर्थो सेंटर। अब इसको जानने से पहले हम इस जो ऊपर में जो है इसको भी हम बता सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं एक एक पार्ट करके। बात यह कि देखिए इसको क्या समझाते हैं, ये मतलब क्या है, इसको जानना जरूरी है, ओके। मान लीजिए एक ऐसे टाइप का एक ट्रायंगल टाइप का चीज है, और ये ट्रायंगल टाइप की चीज में यहाँ पे एक वेट है और यहाँ पे एक वेट है और यहाँ पे एक वेट है, और एक ऐसा पॉइंट है बीच में जिसको यदि मैं खींच के ऊपर में रखूं तो ये ट्रायंगल इक्विवेलेंट रहेगा। मान लो ये एक वेट है और ये एक वेट है और एक वेट है, तो ये जो तीनों इक्विवेलेंट रखता है, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, अब वो पॉइंट को हम ढूंढ रहे हैं ओरिजिनली, ओके। तो यहाँ पे ये जो साइन 2A है, साइन 2B है, साइन 2C है, इसको बहुत जगह में हम और एक पर्टिकुलर टर्म में इसको बताते हैं। ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसको हम बोलते हैं वेटेड, ओके। अब वेटेड क्या है, वेटेड एवरेज, ओके। यदि हम देखें तो जो वेट का मतलब क्या है कि वेट्स मतलब एक ऐसा वैल्यू जहां पे मास यदि रख दिया जाए और उसका सेंटर ऑफ मास को यदि हम पकड़ ले, वो सेंटर ऑफ मास ही हमारा जेड है यहाँ पे, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास जेड है, अब उसी को ढूंढने का जो सेंटर मास का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे इस जगह में, ओके। तो सेंटर मास का फॉर्मूला कुछ इसी तरह था, यदि आपको याद होगा, ये थोड़ा फिजिक्स में आ गया है, ओके। सेंटर मास का जो फॉर्मूला है यदि हम देखें तो क्या होगा, ऐसे CM लिख देते हैं, तो W1A प्लस W2B प्लस W3C डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस W3। तो ये वेट्स है और ये कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट। सिमिलरली Z1 क्या है, कोऑर्डिनेट है, तो साइन 2A क्या है, उसका वेट है, समझ रहे। तो यही चीज हमको बताया जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली Z1 और ये Z1 ये वेट और ये Z3 ये वेट है, ओके। तो साइन 2C जो Z3 है इसका 2 साइन 2C हम निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा। अब इसको और भी मतलब प्रूफ करने के लिए हम इसे आगे भी समझा सकेंगे, देखा जाए तो, बट जरूरत नहीं पड़ेगा कभी इसको जानने के लिए। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बता दिया, चलो थोड़ा सा समझा भी देते हैं कैसे बनता है, ओके। लेट्स सी, दिखा देते हैं, देखिए। तो होता क्या है, यही फॉर्मूले से ये बना है। और फॉर्मूला क्या है, चलिए यहाँ बता देते हैं, देखिए। इफ ये हमारा बीच का एस जेड है, ओके। इफ एस जेड इज, हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे, हियर लेट A B C of the vertices and side position, side length A जो कि BC है, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल में BC है A, ठीक है। फिर ये C है और ये B है, ओके, ऐसे। तो B मतलब AC, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं A इजिकल टू BC, B इजिकल टू AC and C is equal to AB, okay. Then इसका जो पोजीशन वेक्टर, then पोजीशन वेक्टर
of the circumcenter O is what? यहाँ पे एस जेड है ना, सॉरी एस जेड इज, गलती से ओ लिख दिया था, ये एस जेड है ना, ओके। तो एस जेड इज व्हाट? एस जेड that is a square b square plus c square minus a square of a, b square c square plus a square minus b square of b plus c square a square plus b square, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, थोड़ा साइड कर देते इसको, ओके, a square plus b square minus c square c डिवाइडेड बाय हमारा है a square b square plus c square minus a square प्लस b square c square plus a square minus b square प्लस c square a square plus b square minus c square, ओके। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको यदि कंपेयर करेंगे तो इतना ही है जो वेटेड है यहाँ पे, ठीक है, वही वैल्यू को हम बता रहे हैं। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, याद रखिए पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है फॉर सर्कमसेंटर, ओके, फॉर सर्कमसेंटर, याद रखिए, ओके। तो ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें तो ये जो छोटा छोटा पार्ट है देख रहे हैं, जैसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका नाम दे देते ना, इसका नाम इक्वेशन ए, ठीक है। सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कहाँ से मिल जाएगा, आप लोग कोसाइन फॉर्मूला पढ़े हो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, ओके। क्या है कोसाइन फॉर्मूला, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc cos a, सिमिलरली c square plus a square minus b square is equal to 2ca cos b, okay, and a square plus b square minus c square is equal to 2ab cos c, okay, ये है उसका कंडीशन। अब यदि हम इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपको क्या मिलेगा, इस ये जगह में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, चलो मैं इसको कॉपी करके ले जाता हूँ, सब्स्टिट्यूट करना इजी होगा। नाउ इन इक्वेशन ए, इसमें इसके बदले, ये पूरा चीज के बदले हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो इसके बदले क्या लिखें, 2bc cos a, तो इसके बदले लिख सकते हैं 2bc cos a, ठीक है। देन इसमें इसके बदले क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 2ca cos b, और इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं 2ab cos c, ठीक है। सिमिलरली ये जगह को भी हम ठीक कर सकेंगे, है ना, तो उसको भी ऐसे लिख देते हैं 2bc cos a, अगेन 2ca cos b, अगेन 2ab cos c, ओके, ऐसा है। नाउ यदि हम लॉ ऑफ साइन को थोड़ा एक्सटेंड करें, अगेन बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ साइन, याद होता होगा लॉ ऑफ साइन क्या क्या बोलता है कि नहीं, जो नहीं जानता है, मैं मेरे टॉपिक में है, आई थिंक डे 5 या डे 4 में फिजिक्स में आप लॉ ऑफ साइन को देख सकते हैं, वहां मैं अच्छे समझा भी हूँ। तो याद रखिए फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू 2r साइन ए, बी इज इक्वल टू 2r साइन बी, सी इज इक्वल टू 2r साइन सी, ओके, ऐसा है। अब ये एबीसी हमें ऐसे मिल गया, ओके। अब इसी चीज को कहां से मिला, ये साइन से मिला, ठीक है। अब सभी आप जो देख रहे हैं एक एक करके हम डाल सकते हैं हर एक वैल्यू को, जैसे कि क्या वैल्यू मैं आपको दिखा रहा हूं, देन ये जो ए है, ए के बदले में लिख सकता हूँ 2r साइन है, इसके बदले, है कि नहीं, तो क्या लिख सकते हैं अभी, ये इसके बदले, ठीक है, ऐसे हम करेंगे अभी। तो यदि मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर, कहाँ गया, 2bc cos a, ओके, 2bc cos a, तो ए के बदले क्या लिख सकते हैं 2r साइन ए का स्क्वायर इंटू 2bc cos a, ओके, 2r साइन हो गया, ठीक है। बी के बदले क्या लिख सकते हैं, ये ए के लिए स्क्वायर हो गया, 2 का 2 रहा, बी के बदले क्या लिख सकते हैं 2r साइन बी, है कि नहीं, और सी के बदले क्या लिख सकते हैं 2r क्या cos c साइन सी, सॉरी साइन सी, ओके, एंड लास्ट में जो बच गया, क्या बच गया, cos a बच गया, देख रहे हो, थोड़ा लेंदी है बट ऐसे ही करना होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने से आपको क्लैरिटी आ जाएगा। तो क्या मिला मुझे, 2 2 जा 4, ओके, तो लिख सकते हो 4 सॉरी 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर साइन स्क्वायर a, पहला काम हो गया, फिर अगेन, ठीक है, ये तो काम हो गया, फिर इसका देख लेंगे, ठीक है, ये है क्या है 2 2 जा 4, ओके, फिर 4 2 जा 8, ठीक है, तो 8, अब क्या बचा r इंटू आर,
आर स्क्वायर, ठीक है। और क्या बचा, साइन बी इंटू साइन सी इंटू कॉस ए, देख रहे। तो अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हो, 8 4 जा 32, आर इंटू आर, आर टू द पावर 4 साइन स्क्वायर ए साइन बी साइन सी कॉस ए। ओके, अब इसी तरह यदि आप सभी को करेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा। ओके, मतलब सभी को करेंगे मतलब क्या है, एक को कर दिया तो इतना आया, इसको भी करेंगे तो सेम ही आएगा, इसको भी करेंगे तो सेम ही आएगा, सबका वैल्यू सेम आएगा। ओके, तो इस चीज को दिस इज फॉर कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट फॉर ऑल अदर थिंग्स, कांस्टेंट फॉर ऑल अदर एक्सप्रेशंस टू, अदर एक्सप्रेशंस। ओके, ऐसे हम बता सकते हैं। बट हम एक और चीज जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट, हाफ साइन 2 है कि नहीं। तो अब इस वैल्यू को यदि हम डाल दें तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, यहाँ पे दो है ना, उसके हिसाब से तो क्या मिलेगा, देन हमको क्या मिल रहा है, 32 आर टू द पावर 4 साइन ए इंटू कॉस ए, एक साइड रख दिया मैं इसको, यहाँ पे अलग से साइन ए है, साइन बी है एंड साइन सी है, ठीक है। तो 32 आर 4 इसके लिए क्या लिखेंगे, हाफ साइन 2 है, ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, देख रहे। तो यहाँ पे 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास, कटने से हमारे पास बचा कितना, यहाँ पे 16 आर टू द पावर 4 साइन 2 ए साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ओके, इस तरह हमारा आया था। सिमिलरली आप साइन 2 भी निकाल सकते हैं दूसरों को करके, दूसरों को आप अपने से ट्राई कीजिए इसको, और साइन 2 भी निकालिए, इसको ट्राई कीजिए, साइन 2 से निकालिए। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये सब वैल्यू। अब सिमिलरली डिनोमिनेटर में जैसे आएगा, ए के लिए फिर से आ गया, इसके लिए आ गया, फिर इसके लिए आ गया, तो सब में कॉमन क्या आएगा जब आप करोगे, तो ऊपर में और नीचे में कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे देखो तो कॉमन क्या आ सकते हैं, नीचे में सॉल्व करेंगे सबको करेंगे। चलो मैं इसको लेके आता हूँ ना, एक एक तो करके दिखाऊंगा, तो क्या होगा आपको पता चलेगा क्या क्लैरिटी क्या हो रहा है, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो देखिए थोड़ा लेंदी है बट अब है तो अब क्या कर सकते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा एक एक तो। अब देखिए इसके बदले, ये पूरा के बदले आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 16 आर टू द पावर 4 साइन 2 ए, देन ये जो तीनों है इसको एक नाम दे देता हूं मैं, ठीक है, इसको एक नाम देता हूं, लेट इट बी अल्फा। ओके, तो हो गया अल्फा, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, फिर वही 16 आर टू द पावर 4 साइन 2b, फिर अल्फा आएगा, इसके लिए ऐसे होगा, हाँ 16 आर टू द पावर 4 साइन 2c। ओके, अब यहाँ आप जो 2c इंटू अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नीचे वाला पार्ट भी यदि हम करेंगे तो इसका नीचे वाला पार्ट तो पूरा डायरेक्ट वही है और कुछ है ही नहीं, है ना, तो मतलब यही है ना डायरेक्ट, ये पूरा डायरेक्ट है और इसमें तो कुछ है ही नहीं अलग से, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसको, क्या लिखेंगे, रुकिए 2 मिनट, एबीसी हो गया 2bc cos, ठीक है। ओके, मैं इसको तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, ये मैं इसको क्यों लेके आया हूँ, रुकिए, ओरिजिनली तो सब्स्टिट्यूट हो चुका था पहले से, बेकार में मैं उसको लेके आ गया था, इसी को लेके जाना था मुझे कॉपी करके, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो दिख ही रहा है, फिर भी मैं इसके बदले देखिए, तो अब इसको ठीक कर देते, तो इसको काट देने से क्या मिलेगा, अगेन वही 16 आर टू द पावर 4 क्या साइन 2a इंटू अल्फा, अगेन यहाँ पे करने से 16 आर टू द पावर 4 साइन 2b अल्फा, फिर इसको कर देने से 16 आर टू द पावर 4 साइन 2c अल्फा। अब देखिए सब में कॉमन क्या है, 16 आर टू द पावर 4 अल्फा, ओके, बचा क्या अंदर, साइन 2a इंटू ए, जो हमें शुरुआत में मिला था, है कि नहीं, प्लस जो हम लिखे थे पहले साइन 2b b प्लस साइन 2c c डिवाइडेड बाय, नीचे में वैसे ही 16 आर टू द पावर 4 अल्फा। ओके, तो मिला क्या हमारे पास, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है। अब ये दोनों तो कट ही गए पूरा। ओके, तो एस जेड यदि हम लिखें लास्ट में, देयरफॉर एस जेड जो होगा, तो एक के बदले क्या लिख सकते हैं हम, जेड 1 है कि नहीं, तो लिखेंगे जेड 1 इंटू साइन 2a प्लस जेड 2 इंटू साइन 2b, है ना, बी का बदले जेड 2, ठीक है। सिमिलरली सी के बदले जेड 3 इंटू साइन 2c डिवाइडेड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो इस तरह ये फॉर्मूला बना पाया, ये ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड से हम किए हैं, जो प्रूफ भी मैं किया हूँ यहाँ पे कैसे प्रूफ होता है। ओके, आप डायरेक्टली कर भी सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद भी रख सकते हो, ये एक प्रूफ करने का मैं तरीका बता रहा था कैसे होता है, ठीक है। चलिए ये हमारा था
अब ट्रिगोनोमेट्री के बदले और एक मेथड भी है, उसको डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं। डिटरमिनेंट मेथड से किया जा सकता है इसका आंसर को। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिटरमिनेंट मेथड को भी। ओके, कभी काम में आ जाए तो ठीक है। तो इट कैन बी फाउंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्टरनेटिव, it can be found by determinants method also. ओके, अब ये क्या है डिटरमिनेंट्स मेथड में, यदि आप देखें तो याद रखिए z को पाने का तरीका है z2 माइनस z3, मतलब मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, ज्यादा याद रहेगा ना। तो z1 का स्क्वायर, z2 का मॉड, सॉरी 2 मॉड का स्क्वायर एंड z3 मॉड का स्क्वायर, देन z1 देन z2 देन z3 1 1 1। मैं इसको नहीं बता रहा था क्योंकि मैं डिटरमिनेंट तो पढ़ा नहीं हूं यहाँ पे, बट जो लोग ऑलरेडी जानते हैं उसको ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देन z1 का कंजुगेट, z2 का कंजुगेट, z3 का कंजुगेट, देन z1 z2 z3 1 1 1। ओके, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं इसको, और इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड से हुआ है। ओके, इट इज ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड, ठीक है। वो मैं लिख दे रहा हूँ नहीं तो दिस वन इज ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड से हुआ है। वेल इस तरह और एक कंडीशन को हम बता देते हैं, और एक कंडीशन ये सर्कल, सॉरी ट्रायंगल का। ओके, टॉपिक का नाम है ऑर्थो सेंटर। ओके, अब इसमें क्या होता है कि इसको जो हम इफ एच जेड इज आवर ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC is the point of concurrence of altitude, sorry, of altitude of triangle ABC, and is given by ये डायग्राम को दिखाई कर देता हूँ पहले। ओके, तो याद रखें, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे ये है A जो Z1 है हमारा, ये है B जो है Z2, और ये है C जो है Z3। तो होता क्या है कि इससे पहले क्या था, बाइसेक्टर था 90 डिग्री करने वाला। यहाँ पे एक अल्टीट्यूड होगा, खाली यहाँ से जाएगा वो अल्टीट्यूड होगा, क्या होगा, अल्टीट्यूड, याद रखिए इस तरह ये है, और ऐसे, ठीक है, और ये अल्टीट्यूड है। ओके, जहाँ पे इस तरह होता है हम इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर उसका। तो इसको भी ढूंढने का तरीका है, यदि हम डिटरमिनेंट मेथड से करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड बहुत इजी है, ज्यादातर इसी को यूज करते हैं लोग। ओके, बट दूसरा वाला और भी इजी है क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री डायरेक्ट वैल्यू को डाल दो, है ना। तो यदि मैं बोलूंगा कि ये वाला जो पॉइंट है ये एच जेड, सॉरी एच जेड, तो डिटरमिनेंट मेथड कर देता हूँ। सो जेड इज इक्वल टू, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ठीक है। सो z1 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर, z3 का स्क्वायर, फिर कंजुगेट ऑफ z1 z2 एंड z3 एंड 1 1 1, देन प्लस square of mod of z1, similarly z2, similarly z3, z1 z2 z3 1 1 1। okay, divided by z1 z2 z3 z1 z2 z3 and 1 1 1। ओके, ये उसका कंडीशन रहेगा, ठीक है। नाउ अब इसको भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव मेथड में बता दे रहा हूँ यहाँ पे, अल्टरनेटिव मेथड जो ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड है, ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड को भी फिर से, यदि जैसे मैं इससे पहले दिखाया था, सॉल्व किया था, उसी तरह हम सॉल्व की प्रूफ भी कर सकते हैं। ओके, tan A z1 प्लस tan B z2 प्लस tan C z3 डिवाइडेड बाय, सेम टेक्निक जो इससे पहले किए थे ना उसी टाइप का करना है, tan A tan B प्लस tan C। और इसको और एक तरीके से भी दिखा सकते हैं, z इज इक्वल टू A sec A z1, ए मतलब समझो ना, जो लाइन है ये, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलेंगे सी और इसको बोलेंगे बी, ठीक है, वही। तो ए सेक ए z1 प्लस बी सेक बी z2 प्लस सी सेक सी z3 डिवाइडेड बाय
ए सेक ए प्लस बी सेक बी प्लस सी सेक सी। ठीक है, तो इस तरह हम इसको बना पा रहे हैं। क्लियर? वेल, ये रहा हमारा फॉर्मूला। ओके, यदि किसी को चाहिए इसका प्रूफ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो कि हमें ऑर्थो सेंटर का ही प्रूफ करवा के दिखाइए। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोशिश कीजिए सबको प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली बार हम देखेंगे मतलब कल से, मतलब हर दिन आपसे स्टार्ट होगा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड मैथ्स, तो तीनों जाएगा। ठीक है, कल हम देखेंगे आइलर्स मेथड, फिर लोसाई इंस्पेक्शन हम देखेंगे। ओके, तो कल पहले आइलर्स लाइंस, आइलर्स का हर एक कंडीशन को देखेंगे पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आई थिंक पूरा टॉपिक खत्म होने के लिए और 3 क्लासेस में भी जा सकता है। उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करें, क्वेश्चंस में भी चला जाएगा लगभग 4 to 5 क्लासेस। ओके, वेल, ओके, तो फिर रखते हैं आज के लिए, बाय।